नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट आहूजा न्यूज चैनल की तरफ से आपके समक्ष आज महत्वपूर्ण स्टोरियां और अपडेट लेकर के आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आहूजा न्यूज चैनल जो आपका अपना न्यूज चैनल है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको 3 अपडेट देते हैं। पहला अपडेट हमारा लीगल अपडेट होता है, जो कानून से संबंधित जानकारियां हम देते हैं, जो देश की किसी भी प्रांत की किसी भी जगह की हो सकती है। दूसरे अपडेट हम मथुरा विधानसभा के अपडेट हम आपको देते हैं। मथुरा विधानसभा की कोई विशेष स्टोरी हो, कोई विशेष खबर हो जो और दूसरे न्यूज चैनल पे अखबार में नहीं चलती, वो हम आपको दिखाते हैं। और तीसरा हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमारे जो मित्र है, शुभचिंतक है, जो सब्सक्राइबर, उनके परिवार से संबंधित अपडेट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के माध्यम से। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून बिल को लेकर इन दिनों किसानों सड़कों पर है। देश में कई जगह चक्का जाम हो रहा है। इन कानूनों को लेकर किसानों के कई संगठन विरोध में उतर आए हैं तथा लगातार विरोध प्रदर्शन कर इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। मगर ये कानून है क्या है? इन कानूनों से आखिर किसान संगठनों को क्या परेशानी है? इन कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार आखिर किस प्रकार किसानों का भला करना चाहती है तथा इन कानूनों से किसानों का क्या नुकसान होगा? ये सवाल सबके मन में है। इन सभी सवालों के जवाबों को लेकर आज आहूजा न्यूज लेकर आया है विशेष न्यूज। हम आज बताएंगे कि आखिर किसान कानून है क्या। मुख्यतः इन कानूनों का विरोध पंजाब और हरियाणा में हो रहा है और आज हरियाणा व पंजाब के बार काउंसिल के वरिष्ठ अधिवक्ता व किसान परिवार से संबद्धता रखने वाले करणजीत सिंह चौधरी से जो आज आपको बताएंगे आखिर केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि कानून है और इन कानूनों से किसानों का क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप पूरे देश में माहौल देख रहे हैं, किसानों के लिए जो केंद्र सरकार कानून लेकर है उसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, पूरे देश में चक्का जाम हो रहा है। पूरे देश की सरकारें किसान आंदोलन के विरोध में खड़ी है। हमारे और आपके मन में कई तरह के सवाल तो उठ रहे हैं, आखिर ये किसानों के विरोध में है या किसानों के फेवर में, ऐसा आखिर क्या है। मैं आपको आज मिलवा रहा हूँ बार काउंसिल ऑफ हरियाणा और पंजाब के सीनियर एडवोकेट करणजीत सिंह चौधरी जी से, जो खुद किसान परिवार से हैं, किसान हैं एक तरह से। और हरियाणा और पंजाब ने विशेष रूप से इसके आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए किसानों के हित को देखते हुए इसका आंदोलन का विरोध किए हुए हैं। आज ये अधिवक्ता महोदय हमारे यहाँ राजस्थान में पधारे हैं। मैं आपको जानकारी दिलाऊंगा आखिर क्या कारण है जो इसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, आखिर क्या प्रावधान है इस कानून में जो किसानों के हित में नहीं है। इस सब तरह की जानकारी देने के लिए मैं आपको मिलवा रहा हूँ करणजीत सिंह जी चौधरी, एडवोकेट हैं, जो बार काउंसिल ऑफ हरियाणा और पंजाब के सीनियर एडवोकेट और किसान परिवार से। आप बात कीजिए करणजीत सिंह चौधरी जी से। सर बताइए आप। पहले तो मैं आहूजा चैनल के सभी जो श्रोता हैं उनको नमस्कार कहता हूं, धन्यवाद करता हूं आहूजा जी का, जो आज ये इस विषय पे इन्होंने ये कार्यक्रम रखा। दोस्तों, मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का मेंबर भी हूँ। जो मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार ये बात कह रही है कि किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से, क्योंकि किसान भ्रमित नहीं है। असल में भ्रम फैलाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, एक झूठ को बार बार कहने के लिए कह के, और कि एक झूठ को 100 बार बोल के आप उसको सच नहीं बना सकते। मैं अधिवक्ता हूँ, तो मैं सिर्फ कानून के बारे में ही बात करूँगा। वैसे कहने को जो भाषण लोगों ने देने हैं वो दें, जो भी हैं। किसान परिवार से भी हूँ, इसलिए इन कानूनों की कानूनी और जो ग्राउंड पे इन कानूनों का नुकसान होने जा रहा है, मुझे लगता है मैं उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बीइंग फार्मर और बीइंग एडवोकेट। जो ये कानून बना है, जो मेन कानून है इनका, वो है दी फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। अगर हम इस एक्ट का नाम पढ़ें तो लगता है ये तो सारा कुछ किसानों के हक में ही होगा। उनको पता नहीं क्या एश्योरेंस देगी, प्राइस की भी एश्योरेंस दी जाएगी, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी। पर दोस्तों, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे एक्ट में, इन तीनों एक्ट में, 2 जो नए एक्ट बने हैं, एक जो अमेंडेड किया गया है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, प्राइस एश्योरेंस किसान को दी ही नहीं गई। इसी बात से भावुक होकर किसान आंदोलन कर रहा है।
आज लगभग 1.5 महीना हो चला, 43 डेज हो गए उनको बैठे को। लगभग 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, मैं तो कहूँगा। और ये सरकार है, आज तक सहानुभूति के 2 बोल इस सरकार नहीं बोल सकी, जो इनकी नीयत और नीति को दर्शाती है। दोस्तों, जो ये एक्ट है, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये एक्ट ऐसे हैं, अगर किसी कॉरपोरेट घराने का वकील मैं होता तो इनसे अच्छा एक्ट मैं बना के नहीं दे सकता था। हद ये है, आप कह रहे हैं फार्मों के हित में, अगर मैं इनको सेक्शन वाइज चलूं तो जो इनके इस एक्ट की सेक्शन 2 है, डेफिनेशन है उसमें, दोस्तों वहीं से हेरा फेरी स्टार्ट हो चुकी है। सेक्शन 2 का क्लाज डी है फार्म सर्विसेज। इसमें एक्सप्लेन किया गया है फार्म सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होगा: सप्लाई ऑफ सीड, फीड, फोडर, एग्रोकेमिकल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एडवाइस। मीनिंग देयर बाई जो सर्विस फार्म सर्विस है, खाद, बीज, दवाई, टेक्निकल एडवाइस भी आपको सर्विस प्रोवाइडर देगा। जहां से घपला स्टार्ट होता है, फार्मर की परिभाषा में इन्होंने सेक्शन 2E है, फार्मर के साथ फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, FPO। वो कौन होगी? जिसको सरकार प्रोत्साहित करे या सरकार रजिस्टर्ड करे। सरकार किसको करेगी रजिस्टर्ड, मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्मर तो ऑलरेडी फार्मर है। फिर ये FPO डालने की फार्मर की परिभाषा में अगर आपकी नीयत साफ है तो कोई वजह नहीं थी। फार्मर को फार्मर रहने दो, कंपनी को कंपनी रहने दीजिए। ये उनको रलगड़ करने का एक तरीका इन्होंने ढूंढा है। उससे आगे है ये तो दोस्तों बहुत सरकार द्वारा प्रचारित किया गया जी, ये जो एक्ट हम लगाए हैं, लेके आए हैं, पास किए हैं, हम बिचौलिए खत्म कर रहे हैं। गलत है दोस्तों, ये बिचौलिए खत्म नहीं कर रहे, ये तो कानूनी तौर से पे बिचौलियों को डाल रहे हैं। पहले ये किसको बिचौलिए कह रहे हैं? आड़ती। आड़ती कौन है? आड़तियों के साथ किसानों का 500 साल का नाता है, जब से स्टार्ट हुए तब से आड़ती साथ में है। नंबर 2, सरकार किसानों को ऋण मुहैया करा रही है। इनकी ये जो बोलते हैं, जिस किसान ने को रात को आधी रात लोड पड़ी, किसान लोन लेने जाएगा, उसके लिए उसको दवाई के लिए भी पैसे चाहिए, उसको कोई छोटी मोटी ज़रूरत है उसके लिए भी तुरंत पैसे चाहिए, उसको कोई खाद, बीज, दवाई, यहाँ तक कि नौकर की कोई दिहाड़ीदार की कोई दिहाड़ी देनी, उसके लिए भी उसको एडवांस पैसे चाहिए। उसके लिए क्या प्रावधान है? आप एग्रीकल्चर लिमिट बना सकते हैं। सरकार का एक पक्ष जो वो बोलने वाले मैं पहले बोल देता हूँ। दोस्तों, आपकी एक किस्त लेट होगी, आपका सिबिल खराब हो गया, बैंक ने आपको लोन नहीं देना, आड़ती बीच में रहा नहीं, तो सर क्या करेगा किसान? वो खुदकुशी करेगा। अब ये जो रजिस्टर्ड वो डाल रहे हैं वो सेक्शन 2E है, फार्मर, और 2O है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर दोस्तों क्या करेगा? इधर तो किसान से बात करेगा, इधर कंपनी से बात करेगा, तो वो बिचौलिया नहीं। उसका क्या रोल है भाई? वो क्या है? सरकार का क्या लगता है? वो उसका कोई रोल नहीं। उसका रोल ये है, इधर किसान से बात करेगा, इधर कंपनी से। वो बिचौलिया नहीं है। हद ये है उसका जो फार्मिंग एग्रीमेंट की परिभाषा है उसमें दिया गया है भी वो स्पॉन्सर बीच में होगा। आगे मैं चलूं दोस्तों, सेक्शन 3 है फार्मिंग एग्रीमेंट। इसकी परिभाषा भी है पहले फार्मिंग एग्रीमेंट की, वो ही उठा के सेक्शन 3 में डाल दी गई। उसमें क्या है? उसमें एक शब्द डाला गया है, वो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? फार्मर, स्पॉन्सर और कंपनी।
मीनिंग अदरवाइज बचोला तो आ गया ना जी। उसके आने के बाद क्या है, वो जो फार्मिंग एग्रीमेंट होगा प्री डिटरमाइंड क्वालिटी पे होगा। मुझे इतराज क्या है, किसान को इतराज क्या है? भैया आपने 3 बिचौले डाली है इस एक्ट में इन्होंने। एक जी स्पॉन्सर है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है पूजा जी, फिर एग्रीगेटर है। स्पॉन्सर का तो मैंने रोल आपको बता दिया। जो फार्मिंग सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको क्या करेगा, वो जो फार्मिंग सर्विसेज जिसकी परिभाषा दी गई वो आपको वो प्रोवाइड करेगा। वो आपको खाद देगा, वो आपको बीज देगा, वो टेक्निकल असिस्टेंट देगा, वो ही एडवाइस देगा आपने कब पानी लगाना है, कब खुदाई करनी है। तो हद है, सारा कुछ तो आप दोगे, उसके चार्ज करोगे। एग्रीगेटर का कोई रोल ही नहीं, पर फिर भी वो बीच में है। 3 बिचौले रजिस्टर डाल के उसके बाद सारा कुछ आप प्रोवाइड करोगे। भैया आप सब कुछ दे रहे हो, बीज आपने दे दिया, मैंने बीज दिया, खाद आपने दे दी, मैंने डाल दी, टेक्निकल असिस्टेंस आपने दे दी, मैंने मान ली, एडवाइस आपने दे दी, मैंने मान ली। तो जो आउटपुट होगी, जो भी फसल निकलेगी, उसकी क्वालिटी का जिम्मेवार मैं होगा, ये किसान होगा। ये कहाँ का न्याय है भैया? जब सारा कुछ आपने दिया है तो जो भी, मैं बात थोड़ी सी अलग लहजे से कर रहा हूं भैया, आप बाप हो बच्चे के, तो वो आप पे गया जिम्मेवारी, बाकी किसी की कैसे हो सकती है? किसी खुद की, बीज आपका, दवाई आपकी, नरिशमेंट आपकी। उसके आगे सेक्शन 4, उसमें फिर यही है। सेक्शन 4 क्या कहता है जी? सेक्शन 4 भी है क्वालिटी, ग्रेड, स्टैंडर्ड ऑफ फार्मिंग। ये पहले म्यूचुअल लिखे जाएंगे एग्रीमेंट में। जो मैंने पहली बात में उसको दोहराना नहीं चाहता। तो आप कैसे जिम्मेवार करते हो किसान को, सारा कुछ आप प्रोवाइड करके? और जो फार्मिंग एग्रीमेंट है उसमें पहले लिख रहे हो जी ये क्वालिटी है। इसका नुकसान क्या है किसान को? लोग कहेंगे इसमें क्या है, पहले लिख लिया। भैया अगर तो आपकी जो फसल है उसका रेट हुआ ज़्यादा, तो आ जाएगी कंपनी भी, आ जाएगा स्पॉन्सर भी आ जाएगा, हम तो उठाएंगे जी, हमारा तो ये 6 रुपये किलो को आपका सामान हुआ है, उसका आ गया 2 रुपये किलो। तो वो फिर कहेंगे जी ये तो आपके जो टमाटर आपने बीजे थे जी, ये लाल कम है जी, आलू छोटा है जी, कुछ भी कह के वो आपकी फसल नहीं उठाएंगे, बल्कि जो आपको सर्विस प्रोवाइड की है उन्होंने, जो खाद बीज दवाई जो भी दी है अपने मनमाने रेटों पे, उसके लिए आपके खिलाफ केस डाला जाएगा। तो किसान की इधर फसल नहीं उठी, इधर केस डल गया। क्या होगा किसान का? कहाँ है प्रोटेक्शन उसको? कहीं किसान को प्रोटेक्शन है? एक बड़ा प्रचार करते हैं, जब चाहे किसान एग्रीमेंट से बाहर निकल सकता है जी। कहाँ है सारे एक्ट में? 3 एक्ट पढ़ लो आप, कहीं लिखा है ऐसा? नहीं है। उसके बाद जी जो मेन किसानों का दर्द है वो है सेक्शन 5, वो है प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस। तो जी इसमें क्या है, जो प्राइस होगी प्राइस होगी जो स्पॉन्सर कंपनी और किसान में डिटरमाइंड होगी। किसान बेचारे भोले होते हैं, पूरे एक्ट भी नहीं पढ़ेंगे वो। तो इसमें किसान क्या मांग रहा है? मुझे हद है भी किस बात पे लड़ाई चल रही है। किसान की शुरुआत में मांग थी भैया जो ये फार्मिंग एग्रीमेंट होगा, जो प्राइस डिटरमाइंड होगी, निर्धारित होगी प्राइस इस एक्ट में, वो जो सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी उससे कम नहीं होगी। तो अब सरकार तो जो खरीदेगी एमएसपी पे खरीदेगी। सरकार लड़ाई किसकी लड़ रही है? अपनी नहीं लड़ रही, वो लड़ रही है कॉरपोरेट घरानों की। ना जी वो एमएसपी पे नहीं खरीदेंगी, यही बोल रहे हैं वो भी। जो खरीदें तो एमएसपी से नीचे ना खरीदें, जो एमएसपी से नीचे खरीदे उसके लिए कोई ना कोई दंड हो, कोई सजा हो, कोई जुर्माना हो। इस बात की लड़ाई ये मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ रही है। तो
इससे तो जाहिर होता है भी आप ना तो सरकार का तो क्यों कह रहे हैं हम एमएसपी पे खरीदेंगे, जो बाकी फसल है वो उससे कम ना बिके, इसकी गारंटी किसान चाहता है। अगर कोई कम खरीदे तो उसके खिलाफ केस हो। तो इसमें क्या क्या दिक्कत है सरकार को? यहां उसकी नीयत में खोट दिखता है सरेआम। ये एक्ट है जो किसानों के भले के लिए नहीं लेके आएंगे, ये कॉरपोरेट घरानों के भले के लिए लेके आए हैं। क्या क्या बात है, 3-3 साल 4-4 साल पहले गोडाउन बनने स्टार्ट हो गए, एक्ट बाद में आ रहा है। कुछ तो काला है ना भैया उसमें। अगर बिल्कुल काला ना हो तो आप कहो ठीक है, सरकार भी पूरे रेट पे खरीदेगी, व्यापारी भी पूरे रेट पे खरीदेगा। मेरी एक और, ये किसानों की मांग नहीं, मेरी अपनी, ये किसानों के भी हित में, सरकार के भी हित में, मजदूरों के भी हित में, टोटल पब्लिक के हित में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और इस सेक्शन में एमएसपी के साथ एक एमआरपी भी होना चाहिए। आपने मेरी फसल खरीदी 2 रुपये, आप बेच रहे हो 100 रुपये, मैं किसान हूं, मैं नहीं चाहता। मैं कहता मेरी 2 लो यार, 4 से ज्यादा ना बेचो, डबल कर लो, व्यापारी को इतना मुनाफा मेरे लिए काफी है, 5 कर दो। उसका फायदा क्या होगा पूजा जी? आप कहेंगे इसका क्या फायदा है? एक तो फायदा है लोगों को, जो ये महंगाई की मार है इससे बचत होगी। दूसरा फायदा क्या है? अगर व्यापारी को लगेगा भी मैं किसान से खरीदूंगा उससे दुगने दाम से ज़्यादा मैं नहीं बेच पाऊंगा, अल्टीमेटली उसको लगेगा मैं 2 खरीदूंगा तो मुझे 2 रुपये बचेगा, मैं 10 खरीदूं तो मैं 10 बचाऊंगा। बचाने तो उसने है, व्यापार बचाने तो उसने है। व्यापार क्या नाम है? व्यापार मुनाफे का काम है, तो कोई घाटे के लिए व्यापार तो करता नहीं ना। ये कॉर्पोरेट घराने किसी के भले के लिए खुले हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ एमएसपी के साथ साथ एमआरपी भी इस सेक्शन में ऐड होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है उदय जी? सेक्शन 5 हो गया प्राइसिंग का जो मेन है जी। 6 है सेक्शन जी। सेक्शन 6 में क्या प्रॉब्लम है? इस सेक्शन में इन्होंने 6B डाला है, 6(1)B। उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो क्या इनको फैसिलिटेशन करने के लिए स्पॉन्सर को, affected by the farmer, it shall be responsibility of the sponsor to ensure that all preparation for the timely acceptance of such delivery have been made। हो गया जी, ठीक है, हमारे हक में। उसमें सेक्शन 6(2) द स्पॉन्सर में बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी, जहां नियत करा मैं आपकी डिलीवरी, मैंने एग्रीमेंट कर लिया तो मैं उठाऊंगा ना फसल भैया, मैं क्यों किंतु परंतु करूं जितने फसल तैयार होगी? आपने तो प्रोवाइड किया सब। बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ एनी फार्मर प्रोड्यूस, इंस्पेक्ट द क्वालिटी ऑफ एनी अदर फ्यूचर ऑफ सच प्रोड्यूस। मीनिंग देयर भाई, जिस दिन मैं उठाने आएगा स्पॉन्सर, उस दिन वो इंस्पेक्ट करेगा ना 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 भाई, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, मैं उठाऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरे मुताबिक क्वालिटी है कि नहीं। आप पहले दिन करो। तो ये वही सेफ गार्ड्स व्यापारियों को और कॉरपोरेट घरानों को देने के लिए। उस दिन कहें ना जी आज हमने इंस्पेक्ट किया जी, आपका तो इंसेक्टिसाइड इतना बढ़ ज़्यादा है जी, आपका इंसेक्टिसाइड इतना कम है जी, पेस्टिसाइड ज़्यादा जी, कुछ भी बहाना लगा के मैं आपके खिलाफ केस भी डाल सकता हूँ, आपकी फसल उठाने से जवाब भी दे सकता हूँ, जो कि मैं चाहता हूँ परमिसिबल नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन उसके बाद जी, जो मैं वो सेक्शन बोल रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है ये सेक्शन किसान के खिलाफ है, हक में तो कुछ है ही नहीं। सेक्शन 8 है जी। उसमें क्या है? जो आपकी फसल किसी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ले ली तो वो वहाँ स्ट्रक्चर बना सकता है पूजा जी, ठीक है, बना लिया तो उसमें शर्त है भी आप रिमूव भी करेंगे जी, ठीक है, बड़ी अच्छी लगती है पढ़ने को। आगे क्या है? अगर आप रिमूव ना करें तो वो स्ट्रक्चर है जी वो आप किसान का, भैया वो मेरे वहाँ पत्थर काट के चला गया, फर्श लगा दिया उसने। किसान के पास 1-2 किले के 1 एकड़ के किसान है ज़्यादातर, 2 एकड़ में उसने फर्श डाल दिया, मैं उस फर्श पे क्या करूँगा भैया? वो अगर उससे दोबारा उसको कल्टीवेशन वेटिंग पोजीशन में ना देके क्या, मैं तो मर गया। 2 एकड़ ज़मीन है, मैं फर्श पे सोऊंगा मैं, आगे कोई पैनल प्रावधान नहीं।
उसके आगे भी होना चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो उसकी कीमत देगा मुझे। अगर आप वाकई ये मेरे हक में है किसान, तो ये भी बहुत डेंजरस है। उसके बाद सेक्शन 9 है जी, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम लगती है, ये कहते हैं जो फार्मिंग एग्रीमेंट है वो मे बी लिंक्ड विद द इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, सॉरी। तो जो एग्रीमेंट है उसके बेस पे आप ले गए लोन, स्पॉन्सर जी ले गए, कंपनी ले गई, एग्रीगेटर ले गया, सर्विस प्रोवाइडर ले गया, तो भैया ज़मीन तो मेरी है। उसका ये बड़ा अच्छा उदाहरण देंगे आपको, आपकी ज़मीन की कुर्की नहीं होगी भैया। जो रिकवरी है वो लैंड एज लैंड रेवेन्यू एरियर्स कर सकते हैं, ये इनका सेक्शन कहता है, हाँ जी। तो लैंड रेवेन्यू एरियर्स अगर कर सकते हैं तो वो कैसी होगी? आप खुद वकील हैं आहूजा जी, वो तो वही अटैचमेंट कुर्की और सेक्शन 60। हाँ, और क्या होगा? लैंड रेवेन्यू। उसके बाद जो अगला सेक्शन है जी वो है सेक्शन 10। ये क्या है जी? इसमें 2 बिचौले नए आ गए जी। वन है एग्रीगेटर, मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग फार्मर, FPO, वही फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर में घुसेड़ा गया है, हु एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन ए फार्मर और ए ग्रुप ऑफ फार्मर एंड स्पॉन्सर एंड प्रोवाइडिंग एग्रीगेशन रिलेटेड सर्विस टू बोथ फार्मर्स एंड स्पॉन्सर। ये बिचौला है, ये कोई कमीशन लेगा। दूसरा है जी फार्म सर्विस प्रोवाइडर, मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स फार्म सर्विस। ये भी उस एक्ट में और उस फार्मिंग एग्रीमेंट में होंगे। तो ये 3 बिचौले आपने हमें दे दिए जिनका कोई काम नहीं सिवाय बिचौलगी लेने के, सिवाय कमीशन लेने के और हमें तंग करने के। आपको फिर तो इससे तीनों से अच्छा तो हमें आड़ती रहने दो। मैं एक और चाहता हूँ, ये एक्ट में नहीं, किसी की डिमांड नहीं, मेरी एक इच्छा है, अगर सरकार वाकई आड़तियों से, आड़तिया सिस्टम से निकालना चाहती है तो किसान का सिबिल काउंट ना हो। उसकी तो फसल आ गई, लेट होगी, जल्दी होगी, उसको किसी भी ढंग से अपनी फसल के लिए वो वंचित ना हो कोई लोन लेने से। सिबिल आपने ही बनाया अभी कुछ साल पहले। हाँ, किसान ने कब किसी के पैसे मारे हैं? 4 दिन आगे 4 दिन पीछे। सिबिल खराब हो गया जी, मैं दोबारा नहीं दूंगा, तो वो तो मजबूर हो गया किसी से पैसे कई गुना ब्याज पे लेने के लिए। उसके बाद आहूजा जी इनका आ गया जी सेक्शन 11। वो तो ये है जी, एंटरिंग इनटू फार्मिंग एग्रीमेंट एंड द पार्टी सच एग्रीमेंट में दी म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। मुझे इसमें ये है कर सकते हैं, पर इसमें जो ये बीजेपी वाले या बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं जी किसान कभी भी आउट हो सकता है, वो कहाँ है? मुझे ऐसी कहीं प्रावधान इसमें नहीं मिला। उसके बाद आ गया जी सेक्शन 14। ये क्या है जी? डिस्प्यूट सेटलमेंट का है। इसमें SDM को पावरें दी गई है। सिविल कोर्ट की जुडिक्शन तो आगे सेक्शन में बात की गई है। हाँ, तो इसमें सेक्शन 14 में SDM को पावरें दी गई। SDM मुझे नहीं पता राजस्थान का क्या सिस्टम है, हमारे वहाँ अंडर पॉलिटिकल सिस्टम हर एक आदमी दबा रहता है, SDM भी ADC भी, नंबर 1। नंबर 2, इसमें क्या हो जाए, अगर तो जाएगा किसान तो उसको 30 दिन है अपील डालने के लिए। अगर जाएगी कंपनी उसको 60 दिन है, एक्सटेंडेबल टू 90 डेज। तो भैया किसानों के लिए बनाया, उल्ट करो ना। अब बना तो एक्ट किसानों के लिए रही, तो किसानों को तो 30 दिन तो SDM कागज नहीं पकड़ेगा लेमैन किसान के। उसको 30 दिन तो वैसे महीना निकल जाएगा, आज वो कह देगा कल दूंगा जी, परसों दूंगा जी, 30 दिन के बाद वो कहेगा जी तेरा आप तो टाइम बार्ड हो गया जी, लेट आए हो आप। ये मुझे एतराज है। इसी में है 14(7) है जी, 14 का रूल 7। द अमाउंट पेबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाई SDA अथॉरिटी और अपीलेंट अथॉरिटी एज द केस में बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो मैंने आपसे पहले बात की। तो इसका तो सीधी बात है, वो कैसे होगा मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद वकील हो। फिर जी सेक्शन 18 है जी,
जो एसडीएम, जो एडीसी कोई ऑर्डर पास करेगा उसके खिलाफ किसान कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। भैया वो अगर ऑन मेरिट्स कर रहे हैं तो क्यों सेफ कार्ड दे रहे हो उनको? सेक्शन 19 है जी, सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड। क्यों भैया? अगर इतना अच्छा एक्ट लेके आए हो, जाने दो कोर्टों में, कोर्ट भी करें, डिसीजन करें कोर्ट, ठीक है गलत है, किसने लेना है किसने देना है। एसडीएम के भरोसे क्यों रहूं, जिसको कोई भी लीडर कहे मैं तो बदलवा दूंगा मैं तुझे अगर तूने इसकी कंपनी के हक में ना किया। ये तो बीजेपी वाले तो मार देंगे, जहाँ बीजेपी वालों की स्टेटों में क्यों है, ये तो डायरेक्ट। अब तो प्रधानमंत्री अंडर प्रेशर दिख रहा है मुझे तो मानी डालने के। निचले मंत्रियों की क्या औकात, उनके खिलाफ ऑर्डर करा दें या कर दें। एसडीएम किसने लगाना होता मुझे कहने की जरूरत नहीं। उसके बाद जो मुझे एतराज है वो है सेक्शन 24। इसमें क्या है, एक ना मोरी रख ली छोटी सी। If any difficulty rises in giving effect to provision of the act, the central government may be by order published in the official gazette make such provision not inconsistent with the provision of this act as may appear to be necessary for removing any difficulty। इस सेक्शन का फायदा उठा के जो अभी किसानों को खदशा है, ये कह रहे हैं ना हमारे खाली डब्बा दे दो हम। भाई साहब आप 10 दिन पहले तक आप कह रहे थे, जब तक किसी किसान पंजाब में बैठा था, एक्ट ही बहुत अच्छा है, इसमें किसी प्रावधान की लोड़ नहीं, किसी अमेंडमेंट की लोड़ नहीं, यही कह रहे थे ना मुझे जी। तो अब कह रहे हैं हम जी अमेंडमेंट कर देते हैं जी, खाली डब्बा दे दो जी। 9-10 तो सरकार आप कह चुकी है जो कमियां गिना चुकी हैं। तो खाली डब्बे को भरने के लिए सेक्शन 24 इनके पास है, जब मर्जी उसमें फिर अमेंड करेंगे। नहीं, डिफिकल्टी है जी, इसको दूर कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या थी, आप कंप्लीट एक्ट नहीं बना पाए, उसमें सारा कुछ डाल देते, डिफिकल्टी रहती क्यों, सोच के बनाना था ना। कोरोना काल चल रहा है, मार्च से स्टार्ट हुआ है, जून में आप एक लागू कर रहे हो ये एक्ट, तो इससे भी नीयत तो साफ होती है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो 2-3 सेंट्रल गवर्नमेंट भ्रम फैला रही है, क्या भ्रम है? किसानों के हक में मैंने क्लियर कर दिया कैसे हक में। दूसरा, किसान को इजाज़त होगी जहाँ भी चाहे वो अपनी फसल बेच चुका, किसान को कहीं कोई रोक नहीं है। कोई एक्ट दिखा दो आप कहाँ रोक। हाँ अब रोक है, ये राजस्थान का किसान हरियाणा में बाजरा बेच के दिखा दे, बीजेपी की सरकार है हरियाणा में। यूपी का किसान जीरी बेच के दिखा दे हरियाणा में, और एक्ट तो लागू कर दिया आपने जून से, है कहीं ऐसा? तो जब मुझे कुछ रोक ही नहीं है कहीं बेचने की, मैं कहूँगा आप पे तो आसान कर दिया जी, जो आप पहले अलाउड हो वही फिर कर दिया। तीसरा, मंडी के बराबर मंडी हो जाएगी। भैया आप मंडियाँ 5 बना लो, मुझे एतराज नहीं। क्या कभी किसी व्यापारी ने जिस फसल की बहुतात हो वो एमएसपी से ज़्यादा कभी खरीदी है या वो खरीदेगा? दूसरी मंडी में भी क्यों खरीदेगा, तीसरी में भी क्यों खरीदेगा? चौथा, दूसरा एक्ट भी साथ में उसके नाम उसमें कर दिया, जो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग कर दी, कोई बात नहीं। जिसके पास पैन कार्ड है वो आपकी फसल खरीद ले जाएगा, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी मुझे नहीं पता, वो कौन है मुझे नहीं पता। किसी मंडी का इतिहास उठा लो आप, पंजाब हरियाणा का, राजस्थान का भी यही होगा। हर साल कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई बड़ा व्यापारी फसल ले जाके भाग जाता है, वो जो पैसे अदा आड़ती करते हैं। अब पैन कार्ड के बाद क्या बनेगा, अकेले पैन कार्ड के हिसाब से तो वो किसानों के पैसे डूबेंगे, मध्य प्रदेश में डूब भी चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, संवेदना से सरकार, किसान भोले होते हैं, मूर्ख नहीं होते, संवेदना से इनकी बात सुने और बेवजह भ्रामक प्रचार करके इन एक्टों को हमारे ऊपर लादने की कोशिश ना करे। ये सरकार किसानों ने बनाई है, कॉरपोरेट घरानों ने नाम नहीं बनाई। उनको कुछ इस बात में शंका हुई है, अगले इलेक्शन में दूर हो जाएगी। जो मुझे किसान जागरूक है और किसानों का भला सोचे, आम पब्लिक का भला सोचे। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की मैं इम्प्लीमेंट ही लूँगा। आपने पहले जमाखोरी इतनी है, 2 रुपये का लेके प्याज आप 100 रुपये बचा देते हो। भैया आपने वो सारा कुछ खुला कर दिया तो 500 नहीं मिलेगा। 2 रुपये किलो गोभी लेके आप 600 आप बेच रहे हो। सो
मेरा इतना ही निवेदन है, किसानों से निवेदन है, इस एक्ट को पढ़ें, अपने वकील से पूछें। पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप द्वारा आज यहां ब्यावर रोड स्थित केकाधीश बालाजी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के नेतृत्व में अधिवक्ता रामअवतार मीणा का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी सहाय भटनागर के नेतृत्व में पॉजिटिव पर्सन ग्रुप के सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार आहूजा, हेमंत प्रजापति की मौजूदगी में अधिवक्ता रामअवतार मीणा ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर पॉजिटिव पर्सन्स ग्रुप के सदस्यों ने अधिवक्ता रामअवतार मीणा का माल्यार्पण कर व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि दोस्तों के सामूहिक सानिध्य में मनाए गए जन्मदिन से वो काफी उत्साहित तथा खुश है। इस अवसर पर पारिवारिक सदस्यों ने उनकी लंबी आयु के लिए केकाधीश बालाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की गई। इस मौके पर मुकेश शर्मा, रामसहाय मीणा, चंद्रकांत कुमावत, अजय सांखला, महावीर बैरवा, अमित सैनी, सुरेश मीणा आदि मौजूद रहे।